को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और आपको उसकी राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं अजय जी आपके पास आता हूँ। वैसे तो आज भी मेरा एक टॉपिक आया था, कल भी मेरी डिबेट थी कच्चा टीबू के ऊपर। बड़ा उछाला जा रहा है सब, तमिलनाडु के 39 सीटों का है और बहुत सारे सवाल। जयशंकर भी, वो भी पॉलिटिकल रो में बह गए। वो तो हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं कि हाँ, हमें क्या मिला। कभी-कभी मुझे लगता है कि जयशंकर, मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, मूर्खता की पराकाष्ठा पार कर जाते हैं। और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में अगर विदेश मंत्रियों की लिस्ट बनाई जाए, इवन एमओएस की भी लिस्ट बनाई जाए, तो मुझे लगता है इनसे ज़्यादा शायद एक, क्या कहा जाए, कि कम जानकार व्यक्ति विदेशी मामलों के अंदर आज तक पैदा नहीं हुआ। और जिस जैसे ये स्टेटमेंट देते हैं ना, उसे देखकर शर्म आती है कि ये कभी हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय में इतना बड़ा अधिकारी रहा है। कहते हैं कच्चा पीऊ 285 एकड़ सौंप दिया। ठीक है, हमें क्या मिला? एक डिप्लोमेट 2-3 दिन तो कह दिया कि बहुत कुछ मिला है। कोई भी डील दुनिया में जो एग्रीमेंट होता है तो एक तरफा नहीं होता। ये वर्ड कहे गए हैं। एक अशोक कांता भी हैं, एक डिप्लोमेट। उन्होंने कहा कोई भी डील वन वे नहीं होती है। आपको समझ नहीं आएगा कभी जब एग्रीमेंट होते हैं। जब बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जहां खेत खलियान आधे बटे हुए थे, घर का पिछवाड़ा पता लग रहा है बांग्लादेश में और घर का फ्रंट डोर जो है इंडिया के अंदर है। तो वहां डिसीजन हुआ था। तो इंडिया को क्या मिला था? 500 एकड़। बांग्लादेश को क्या मिला? 10,000 एकड़। ये ऑन द पेपर है सर, ऑन द पेपर है ये डील कब शुरू हुई थी? मनमोहन सिंह के टाइम में शुरू हुई थी। ठप्पा किसने लगाया? सर, पूर्ण ध्वनि के साथ संसद में ठप्पा किसने लगाया सर? ठप्पा मोदी सरकार ने लगाया। तो एग्रीमेंट में लेना देना होता है, दुनिया में सब जगह होता है। हमें क्या मिला सर? एक बहुत बड़ा 4000 स्क्वायर किलोमीटर का वाडगे बैंक का जोन है समुद्र में। इतना रिच है कि हर कंट्री उसके पीछे। कच्चा टीबू के अंदर इंडिया ने बाजी मारी सर। जो श्रीलंका को दिया वो सिर्फ एक 285 एकड़ दिया और जो हमें मिला वो 4000 स्क्वायर किलोमीटर का सुपर फिशिंग जोन मिला है। आप कहोगे ये जोन कहां पर है? हर एक के पास एक 200 किलोमीटर का नॉटिकल माइल का इकोनॉमिक जोन होता है सर। मैं आपको नक्शे से बता देता हूं सर, ताकि लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए। आ, ये देखिए सर, ये कच्चा टीबू है, इंडिया है और श्रीलंका है। और उसके नीचे का एक वाडगे बैंक का जोन है जो एक्सक्लूसिव, बहुत सुपर रिच फिशिंग जोन है सर। 4000 स्क्वायर मीटर का इसका एरिया सर। ये उस टाइम श्रीलंका की सरकार ने उस समझौते के अंतर्गत ये सारा का सारा एरिया फिशिंग के लिए ये इंडिया को दे दिया। जबकि ये एरिया इकोनॉमिक जोन के मामले में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के मामले में दोनों देशों के बीच में पड़ता था। इनका भारी टकराव था। तो 285 एकड़ देके हमने एक 4000 स्क्वायर किलोमीटर का ये सारा जोन हमने अपने साथ में लिया। इस बात को कोई बताता नहीं कि वाडगे बैंक का जो एरिया हमको मिला है, ये इंडिया के लिए सुपर डील थी। और ये फिर से यहां भी नक्शा भी आपको दिखा देता हूं कि ये जाफना का एरिया है, पाक स्टेट है, कच्चा पीऊ है, छोटा-सा एरिया है यहाँ पर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस नक्शे में भी आप यही कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक दोनों चीज़ों को एक साथ मिला के बता दिया कि एक जाफना का एरिया है और रामनाथपुरम जहाँ रामेश्वरम है वो एरिया है और साथ में जो वाडगे बैंक का जो एरिया हमको श्रीलंका ने प्रदान किया एग्रीमेंट के अंतर्गत। तो दुनिया में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है जहाँ पे लैंड एग्रीमेंट हो या अपनी सीमाओं का एग्रीमेंट हो, वो एक तरफा हो। ये हमको मिला है सर। कितने लोग जानते हैं कि ये वाडगे बैंक का एरिया हमको श्रीलंका ने उस टाइम दिया 4000 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें से हम हर साल सैकड़ों करोड़ की, 10-20 करोड़ नहीं सर, सैकड़ों करोड़ की हम फिशिंग करते हैं और उसमें श्रीलंका और बाकी किसी देशों के लोग नहीं आ सकते सर। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये समझौता हुआ था, हमारी सरकारें जागरूक थीं। उन्हें पता था कि क्या गिव एंड टेक है। और इंदिरा गांधी जिनके काल में गैंगटॉक भी पूरा सिक्किम हमारे पास आया था, तो क्या उन्हें इतनी समझ नहीं थी? वो जो दे रहे थे, ले रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऐसे होते हैं, सीमा में सेटलमेंट किए जाते हैं सर। पर भारत उसका मेजर बेनिफिशियरी रहा सर। बांग्लादेश के केस में नहीं रहा, क्योंकि हमको 500 एकड़ मिला, उनको 10,000 एकड़ चला गया। लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ता है, तभी सीमा विवाद सुलझते हैं। लेकिन बात लोकतंत्र की भी है और लोकतंत्र के अंदर जब इस किस्म के मुद्दे उछाले जाते हैं और आपको 39 सीटें जीतनी है और कच्चा टीबू और वाडगे बैंक आ जाता है, ये तो बता दिया कि कच्चा टीबू हमने दे दिया, ये क्यों नहीं बताया कि वाडगे बैंक हमारे पास आया सर? ये कहते हैं कि एक तरह से हाफ स्टोरी। और जो अर्ध सत्य होता है ना सर, बहुत खतरनाक होता है अर्ध सत्य सर। राकेश अचल जी, मोदी जी वही परोस रहे हैं। धन्यवाद दिनेश जी। बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि अर्धसत्य बहुत खतरनाक होता है।
और अर्धसत्य तो हमेशा से खतरनाक रहा है। जहाँ तक सवाल है लोकतंत्र की और लोकतंत्र के आज की चुनौतियों की, तो उसमें सीधी-सी बात ये है कि जो सब विषय आप बता रहे हैं, ये विषय हमारे देश में जनता के बीच में चुनाव के समय कभी विमर्श में आए नहीं और जानबूझकर आने नहीं दिए जाते, क्योंकि आम जनता को इससे क्या लेना कि किससे आपने क्या समझौता कर दिया, किससे नहीं किया। खास तौर पर हँसी तब आती है इस सरकार पर। हमारे शहर से जो 1977 में विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ग्वालियर से आते थे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर उनकी दृष्टि जैसी भी रही, उनके 6 साल के कार्यकाल में दुनिया ने देखा। उन्होंने संबंध बनाए, संबंध बिगाड़े नहीं, खास तौर पर पड़ोसियों से। लेकिन अब समय बदल गया है, तो जयशंकर प्रसाद देश की जनता को अ, उत्तर के बजाय प्रति प्रश्न करने लगे हैं। उनसे हाल में पूछा गया कि भाई चीन ने अरुणाचल के इतने ठिकानों के नाम बदल दिए हैं, तो भारत सरकार ने कार्रवाई क्या की कि बोले हमने भी तिब्बत में 50 ठिकानों के नाम बदल दिए। ये एक बचकानी कोशिश है लोगों को बहकाने की। लेकिन असली समस्या वही है जो अभी सुनील जी ने शुरू में कही कि जो अवधारणाएं बनाने का कौशल इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसका मुकाबला पूरे विपक्ष को करना है और वो शायद उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आप देखेंगे कि ऑब्जर्वर की हमारे पुराने साथी हैं कैरोल, वो कहती हैं कि आप जब तानाशाह हारते हुए भी जीत जाता है, तब लोगों की जो आस्था है लोकतंत्र में डिगने लगती है। लेकिन यहाँ डिग नहीं रही है, मजबूत हो रही है। आप देख रहे हैं उन्हें राज्यों में राजनीति दूसरे ढंग से करना है, केंद्र में राजनीति दूसरे ढंग से करना है। वो ये केंद्र प्रकारेण केंद्र की सत्ता हासिल करना चाहते हैं, ताकि बाद में राज्यों में तो जो चाहे ऑपरेशन लोटस चला ले, चाहे ईडी चला ले, चाहे कैसे भी अपने हाथ में मुट्ठी में सत्ता को ले लेंगे। तो इस बार 370 की और 400 की जो बात हो रही है, वो अकल्पनीय भले ही लगती है, लेकिन मुझे बार-बार डर लगता है कि इनके पास कुछ न कुछ ऐसी खुराफात अभी भी बाकी है, जो इनके काले इरादों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है। ऐसी स्थिति में जनता के साथ-साथ, जनता तो अवेयर होती है, जनता को राजनीतिक दल ही अवेयर करते हैं। खास तौर पर विपक्ष जागरूकता फैलाता है और कोशिश भी कर रहा है लगातार, जिस ढंग से अभी रामलीला मैदान में सब लोगों ने इकट्ठे होकर बात की है। लेकिन जनता के बीच पहुंच करके इनकी काली करतूतों पर जो फोकस है वो करना बहुत जरूरी है, अन्यथा स्थिति वही होगी कि 2014 में जो भेड़िया आया था वो 2019 में भी आया और 2024 में भी आ सकता है, क्योंकि अगर ढंग से शोर न मचाया गया तो ये भेड़िया वापस जाने वाला नहीं है। और भेड़िया एक प्रवृत्ति की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी की या माननीय मोदी जी की बात नहीं करता, वो तो बड़े भले आदमी है, बड़े धार्मिक आदमी है और इस देश को धर्म ध्वजाएं लेके आगे बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार स्थितियां कितनी खराब हो रही हैं। देश के अंदर भी, युवाओं में भी, किसानों में भी, सैनिकों में भी, हर तरफ हताशा है और ऐसे हताश देश में लोकतंत्र को कोई कैसे बचा सकता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस समय ये मेरे ख्याल से, जैसा आपने शुरू में प्रस्तावना में कहा, कि ये सबसे बड़ा संक्रमण काल है पिछले 77 साल का लोकतंत्र के लिए, जिसमें अगर निर्णायक स्थिति तक जनता न पहुंची और विपक्ष न पहुंचा, तो इस देश में भविष्य में लोकतंत्र की कल्पना करना कठिन हो जाएगा। ये तय है कि लोकतंत्र मरता नहीं है, लोकतंत्र एक अलग तरह की प्रणाली है, लेकिन लोकतंत्र पर जितने हमले करके जितना उसको आपने घायल कर दिया है, मरणासन्न कर दिया है, उसमें जीवन फूकना मुश्किल हो जाएगा। तो 2024 का आम चुनाव ये आखिरी मौका है जिसमें विपक्ष, जनता, बुद्धिजीवी सब मिलकर के अगर कोशिश करेंगे तो लोकतंत्र बचेगा, अन्यथा वही होगा जो मंजूर खुदा हो। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा।